अस्सलाम वालेकुम। आज हमने इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस का लेक्चर नंबर 2 करना है। ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज। ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज क्या होती हैं? बाउंड्रीज दैट सेपरेट्स द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट। जो ऑर्गेनाइजेशन को उसकी इन्वायरमेंट से अलग करती हैं वो हमारे पास आ जाती हैं ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज। अब इन्वायरमेंट्स में हमारे पास मल्टीपल इन्वायरमेंट्स आ जाती हैं, जैसे कि ग्लोबल इन्वायरमेंट हो सकती हैं, ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हो सकती है और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हो सकती है, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़नी है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के माशी हालात क्या हैं कंट्री के। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स। कि इकोनॉमिक कंडीशन जिसमें हम इकोनॉमिक सिस्टम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का देख रहे होते हैं वो हमारे पास आ जाती है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इकोनॉमिक ग्रोथ में सबसे पहली हेडिंग आती है हमारे पास बिजनेस साइकिल की। बिजनेस साइकिल हमारे पास क्या होती है कि अगर हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें अप्स एंड डाउन आते हैं, तो ठीक है, इसी पैटर्न ऑफ शॉर्ट टर्म अप्स एंड डाउन्स को हम कहते हैं बिजनेस साइकिल है ये। इसी तरह एग्रीगेट आउटपुट कि कोई भी गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है गिवन पीरियड में, तो टोटल क्वांटिटी जो उसकी होगी ना तो उसको हम कहेंगे एग्रीगेट आउटपुट है। इसी तरह स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कि उस कंपनी के अंदर काम करने वाले जो सिटीजन्स हैं या जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, यानी कि वो कौन कौन सी चीज़ें ख़रीद सकते हैं और किस तरह से वो सर्वाइव कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। टोटल क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट अ कंट्री सिटीजन कैन परचेज। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें एक एमसीक्यू इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि जीडीपी स्टैंड्स फॉर, तो आपने एमसीक्यू चूज़ करना है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ गिवन पीरियड बाय अ नेशनल इकोनॉमी थ्रू डोमेस्टिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जीडीपी क्या होता है हमारे पास? 2021 के अकॉर्डिंग पाकिस्तान की जीडीपी 348.3 बिलियन यूएस डॉलर्स थी, और अगर 2023 के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान का जीडीपी रैंक जो है वो 46 नंबर पे है, और हमारी जीडीपी की ग्रोथ जो है वो 3.5% है, और जीडीपी पर कैपिटल जो है वो हम 157 नंबर पर लाए कर रहे हैं। आगे हमने इसी के हिसाब से हेडिंग्स देखनी है मुख्तलिफ। इससे पहले हमें बता रहे हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जो जीडीपी या सेम उसी चीज़ को ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। नंबर 1 पे है हमारे पास रियल ग्रोथ रेट। रियल ग्रोथ रेट हमारे पास क्या है कि जो ग्रोथ रेट है, जो वैल्यू हमारी चेंज हो रही है, हो सकता है कि हम अच्छी तरफ जा रहे हों या हमें नुकसान हो रहा हो, तो वो हमारे पास आती है ग्रोथ रेट, ठीक है। जो ग्रोथ रेट है पाकिस्तान का वो है 3.5% 2023 के डाटा के मुताबिक। और जीडीपी पर कैपिटा यानी जीडीपी पर पर्सन, कैपिटा यानी कि पर्सन, जो जीडीपी पर पर्सन है ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बताता है कि एक शख्स कैसा रह रहा है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। तो हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से 157 नंबर पे हैं। रियल जीडीपी क्या है? जीडीपी कैलकुलेटेड टू अकाउंट फॉर चेंजेस इन करेंसी वैल्यूज एंड प्राइस चेंजेस, यानी कि रियल जीडीपी जो कैलकुलेट की जाती है वो इस हिसाब से की जाती है कि उस कंट्री की करेंसी कितनी बार चेंज हो रही है। और इसी के वर्सेस आगे लिखा हुआ है नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी जो होती है वो हमारी यूएस डॉलर्स में होती है, ठीक है, जो करंट डॉलर्स होते हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी एक प्रिंसिपल है, एक रूल है, जिसके अकॉर्डिंग अगर जो भी चीज़ है तमाम कंट्रीज़ में वो सेम रेट पर होगी, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। प्रोडक्टिविटी कहते हैं मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दैट कंपेयर्स हाउ मच अ सिस्टम प्रोड्यूसेस विद द रिसोर्सेज नीडेड टू प्रोड्यूस इट। यानी कि अगर रिसोर्सेज भी तमाम दे दिए जाएं किसी भी इकनॉमी को, किसी भी कंट्री को, ठीक है, तो वो क्या अपने रिसोर्सेज को बिल्कुल अच्छे तरीके से यूज़ कर सकता है, तो उसको हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी। कितने परसेंट वो अच्छे तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है। बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी कि तिजारत का जो तवाज़न है वो इस हिसाब से होगा कि एक्सपोर्ट्स कितनी है किसी भी कंट्री की या इंपोर्ट्स कितनी है। द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स दैट अ कंट्री एक्सपोर्ट्स माइनस द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है, कि जो भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम जब उसमें से इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स को माइनस कर देंगे, क्या हमारे पास पीछे कुछ रह भी जाता है। उसके बाद ही आगे बता रहे हैं ट्रेड सरप्लस। अगर हमारे पास पॉजिटिव है बैलेंस ऑफ ट्रेड, हमारे पास पॉजिटिव में नंबर आ रहा है,
जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास ट्रेड सरप्लस है, यानी कि हमारी ट्रेड अच्छी जा रही है, ठीक है। इसी तरह ट्रेड डिफिसिट क्या कहेंगे कि नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड को हम कहेंगे ट्रेड डिफिसिट, कि हमारी ट्रेड अच्छी नहीं जा रही, हमारी इकोनॉमी अच्छी नहीं जा रही। नेशनल डेब्ट जो कौमी कर्जा होता है, अमाउंट ऑफ मनी दैट अ गवर्नमेंट ओज इट्स क्रेडिटर्स, जो भी गवर्नमेंट जो है वो मनी लेती है किसी भी क्रेडिटर से, अब वो कोई कंट्री भी हो सकती है, वो कोई बैंक भी हो सकता है, तो उसको हम कहते हैं नेशनल डेब्ट। economic stability condition in an economic system in which the amount of money available and the quantity of goods and services produced are growing at about the same rate, ठीक है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हम किसको कहेंगे, यानी कि हमारी जो जीडीपी है उसमें भी इजाफा हो रहा है, हमारे पैसों में भी इजाफा हो रहा है, और जो हमारी गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है हमारी कंट्री उनमें भी इजाफा हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है हमारे मुल्क के अंदर, ठीक है। फैक्टर्स विच थ्रेटन स्टेबिलिटी, जो फैक्टर्स जो थ्रेट करते हैं स्टेबिलिटी को किसी भी कंट्री की, तो वो कौन से हो सकते हैं, इन्फ्लेशन यानी महंगाई हो सकती है, अकरेंस ऑफ वाइड स्प्रेड प्राइस इंक्रीजेस, जब प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो उसको हम कहते हैं कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, या सीपीआई। सीपीआई अब किसको कहते हैं, सीपीआई अभी मैं स्क्रीन के ऊपर लिख भी देती हूँ, सीपीआई कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को, मेजर ऑफ द प्राइसेस ऑफ टिपिकल प्रोडक्ट्स परचेज्ड बाय अ कंज्यूमर्स लिविंग इन अर्बन एरियाज, ठीक है। यानी वो प्राइसेस जो कंज्यूमर परचेज करेंगे, ठीक है, जो चीज़ें कंज्यूमर परचेज कर रहे हैं उनकी प्राइसेस कैसी हैं, तो उसको हम कहते हैं सीपीआई इंडेक्स। अनएम्प्लॉयमेंट, जब जॉब ही नहीं होगी तो लोग चीज़ें खरीदेंगे कैसे। लेवल ऑफ जॉबलेसनेस अमंग पीपल एक्टिवली सीकिंग वर्क इन एन इकोनॉमिक सिस्टम, तो उसको कहते हैं हम अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद दो हेडिंग्स हैं, रिसेशन डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं। रिसेशन क्या होती है, पीरियड ड्यूरिंग विच एग्रीगेट आउटपुट एज मेजर्ड बाय रियल जीडीपी डिक्लाइंस, ठीक है, जब हमारी जीडीपी कम हो जाती है तो हम कहते हैं रिसेशन। और लॉन्ग टर्म रिसेशन चले, यानी कि जीडीपी कम हो रही है कोई इजाफा नहीं हो रहा, तो हम उसको कहते हैं डिप्रेशन। पार्टिकुलरली स्वेयर एंड लॉन्ग लास्टिंग रिसेशन को हम कह रहे होते हैं डिप्रेशन। मैनेजिंग द इकोनॉमी, हम कैसे मैनेज कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट कैसे मैनेज कर रही होती है इकोनॉमी को। तीन तरह की पॉलिसीज़ होती हैं, फिजिकल पॉलिसीज़, मॉनिटरी पॉलिसीज़ एंड स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज़। जो फिजिकल पॉलिसीज़ होती हैं वो ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं जो गवर्नमेंट लगाती है कि उसको रेवेन्यूज़ जो हैं, जो उसके सरमाया है वो अपनी किन चीज़ों पर स्पेंड करना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं फिजिकल पॉलिसीज़। मॉनिटरी पॉलिसीज़ क्या होती हैं कि सरमाया कितना लगाया जाए। फिजिकल पॉलिसी सरमाया कहाँ लगाया जाए, मॉनिटरी पॉलिसी सरमाया कितना लगाया जाए, कितना साइज होना चाहिए। गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज दैट डिटरमिन द साइज ऑफ अ नेशंस मॉनिटरी सप्लाई, ठीक है। स्टेबलाइजेशन पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी और मॉनिटरी पॉलिसी को मिलाकर हम कहते हैं स्टेबलाइजेशन पॉलिसी, यानी कि फिजिकल पॉलिसीज़ और मॉनिटरी पॉलिसीज़ किसी भी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए काम करती हैं, तो इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं स्टेबलाइजेशन पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी embracing both physical and monetary policies whose goal is to smooth out fluctuations in output and unemployment and to stabilize prices. थ्री मेजर फोर्सेस कौन सी हैं जो हमारे पास अच्छा रेवेन्यू क्रिएट करती हैं, जो आज के दौर में है, इंफॉर्मेशन एंड टेक, यानी कि तीन ऐसी फोर्सेस जिन पे आप कभी भी पैसा लगाएंगे तो बेकार नहीं जाएगा आपका। इंफॉर्मेशन टेक, हमेशा इसमें कोई ना कोई न्यू एवेल्युएशन होती रहती है, ये पहली हेडिंग वही लिखी हुई है। सेकंड पे लिखा हुआ है बायोटेक्नोलॉजी के बारे में कि बायोटेक्नोलॉजी में भी नए ब्रेक थ्रूज यानी नई नई चीज़ें आती रहती हैं। थर्ड पे लिखा हुआ है कि इंक्रीजिंग ग्लोबलाइजेशन, कि जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज़ होगी तो हमारे पास ज़्यादा बड़ी मार्केट्स आएंगी, ठीक है। इससे टफ तो होगा कंपटीशन, लेकिन कुछ हद तक बेहतरी भी आएगी। प्रोजेक्टेड ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स क्या होते हैं, बेसिकली ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि आने वाले वक्त में हमें क्या चीज़ फ़ायदा देगी, तो उसको कहते हैं प्रोजेक्टेड ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स, ठीक है। लेकिन साथ ही मेंशन्ड है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कोई जंग वगैरह हो जाए तो प्रोजेक्टेड ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स में कोई तब्दीली आ सकती है। डेमोग्राफिक का मतलब होता है इलाकाई इन्वायरमेंट कैसी है, यानी कोई भी अगर मार्केट आ जाती है, कोई कंपनी आ जाती है, तो उसके लिए इलाकाई इन्वायरमेंट में कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो उसे नज़रअंदाज नहीं करने, उन पर नज़र रखनी है ताकि उसको फ़ायदा हो डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट में, ठीक है। अब डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ, कि पॉपुलेशन कितनी है उस इलाके की, ठीक है।
दूसरे नंबर पे आ जाता है उसका रिलीजन, कि पॉपुलेशन का रिलीजन क्या है, क्या चीज़ लोग वहाँ की पसंद ज़्यादा करते हैं, क्या किस चीज़ के हवाले से वो इलाका बेस्ट है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। ये सारा यही लिखा हुआ है कि अगर उसका तालीमी निज़ाम कैसा है, उसकी लोकेशन कैसी है, उसका फैमिली स्ट्रक्चर क्या है, लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है उन लोगों का, जो भी वो एरिया है उसमें इनकम लेवल क्या है। अब देखिए लेवल ऑफ एजुकेशन कैसे कंपनी को अफेक्ट कर सकता है। अगर वहाँ पे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे तो जो कंपनी है उसके लिए एम्प्लॉय जो होंगे वो स्किल्ड होंगे। ठीक है, इसी तरह अगर एजुकेशन लेवल जो है वो लोगों का कम है तो फिर स्किल्ड लेबर हमें नहीं मिल सकेगी, वो भी कम हो जाएगी। इसके साथ है आगे पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट, कि लीगल इन्वायरमेंट कैसी है किसी भी इलाके की, तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसी है, उस मतलब कि जो गवर्नमेंट है उसकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, वो किस चीज़ को आगे लेकर आना चाहती है। ठीक है, इसके साथ साथ उस जगह के लॉज वगैरह क्या हैं, उसके रूल्स क्या हैं, रेगुलेशन क्या है, उधर टैक्सेशन पॉलिसी क्या है, ये सारी चीज़ें अफेक्ट कर रही होती हैं किसी भी बिजनेस को, तो उसको हम कहते हैं पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट। लीगल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स इंक्लूड लीगल एंड गवर्नमेंटल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट। ठीक हो गया। उसके बाद है द टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। ये जो सारी चीज़ें हैं, जो सारे पैराग्राफ लिखे हुए हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ली हैं। आप अगर एक दफ़ा भी पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। ठीक हो गया। द टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट सबसे पहले हमारे पास आता है प्रोडक्ट एंड सर्विस टेक्नोलॉजीज़। प्रोडक्ट एंड सर्विस टेक्नोलॉजीज़ यानी कि टेक्नोलॉजीज़ एम्प्लॉयड फॉर क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स, जो टेक्नोलॉजीज़ एम्प्लॉय की जाती हैं ताकि प्रोडक्ट्स को बनाया जा सके। ठीक है, फॉर कस्टमर्स के लिए। आल्दो मैनी पीपल एसोसिएट टेक्नोलॉजी विद मैन्युफैक्चरिंग, इट इज़ आल्सो सिग्निफिकेंट फोर्स इन सर्विस सेक्टर, यानी कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सर्विस सेक्टर में भी इम्पोर्टेंट होता है। इसी को लिखा हुआ है। बिजनेस प्रोसेस टेक्नोलॉजीज। बिजनेस प्रोसेस टेक्नोलॉजीज हमारे पास क्या होती हैं कि बिजनेस प्रोसेस यानी किसी भी फर्म की परफॉर्मेंस या उसके इंटरनल ऑपरेशंस के लिए, जैसे कि अकाउंटिंग वगैरह के लिए कोई चीज़ जो प्रोडक्ट्स दरकार होती हैं उसको हम कहते हैं बिजनेस प्रोसेस टेक्नोलॉजीज़। उसके बाद है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग यानी लार्ज स्केल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग अ फर्म्स प्रोसेसेस, जो हर चीज़ को मैनेज करने के लिए, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें डाटा की ज़रूरत पड़ती है। प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा को ही हम कह रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम की हमें ज़रूरत पड़ रही होती है। ठीक है, किसी भी प्लानिंग के लिए। उसके बाद आ जाती है हमारे पास सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट। सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट यानी कि रिलीजन क्या है, बिलीव्स क्या हैं, हैबिट्स क्या हैं। बेसिकली सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स अफेक्ट द वर्किंग ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेज सिग्निफिकेंटली, यानी बिजनेस इंटरप्राइजेस को बहुत अच्छे तरीके से अफेक्ट कर रहे होते हैं। जो बिजनेस फैक्टर्स होते हैं सोशियो कल्चरल फैक्टर्स होते हैं, स्पेशली इन पाकिस्तान। सोशियो कल्चरल फैक्टर्स इंक्लूड द सोसाइटल वैल्यूज़, एटीट्यूड, कस्टमर्स यानी कि वहाँ पर रस्म व रवाज क्या है, रिलीजन क्या है, वहाँ का मज़हब क्या है। ठीक है, तो इस तरह के माहौल को हम कहते हैं सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट। ये भी हमें नज़र में रखना पड़ता है अपनी। उसके बाद है नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है हमारे पास कि उस जगह का सीज़न क्या है। जोग्राफिकल एंड इकोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज चेंजेस इन वेदर एंड क्लाइमेट। ठीक है, उस जगह का वेदर क्या है, क्लाइमेट क्या है, अर्थक्वेक, फ्लड, स्टॉर्म्स, ये किस तरह की नेचुरल इन्वायरमेंट है वहाँ पर। ठीक है, इसकी एग्जांपल ये है कि जो सर्दियों में पहनने वाले कपड़े होते हैं, ठीक है, जो डिमांड होती है हीटर्स की वो सिर्फ सर्दियों में हो रही होती है। ठीक है, अब हीटर्स कोई भी कंपनी जो है वो गर्मियों में लॉन्च नहीं कर रही होती, वो सर्दियों में ही उसके जो एड्स वगैरह शो होंगे वो भी सर्दियों के सीज़न में, विंटर सीज़न में ही शो होंगे। जबकि समर सीज़न में हमें कंडीशनर, फैंस और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के एड्स शो हो रहे होते हैं। ठीक है, यहीं पर हमारा लेक्चर आज का एंड होता है। अगर आपको हर चीज़, हर पॉइंट अच्छे तरीके से समझ आ गया है तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।